रात के 12 बजे थे। मैं अभी अभी अपने कमरे में आई थी। मेरे पीछे मेरी नंद सायरा भी आ गई। सायरा को अपने साथ देखकर मैं हैरान हो गई। सायरा, जाओ ना, जाकर सो जाओ, सुबह बात करेंगे। मैंने उससे कहा तो वो नाराज होने लगी। भाभी, मुझे आपसे एक चीज चाहिए। हाँ बोलो, क्या चाहिए? मैंने जल्दी में कहा। मुझे बहुत नींद आ रही थी। भाभी, मुझे आपका ये सूट बहुत प्यारा लगता है। आप प्लीज ये मुझे दे दें। मैं आपको वापस कर दूंगी। मेरी नंद ने इस कदर मासूमियत से कहा कि मेरा दिल पिघल गया। वैसे भी वो मेरी छोटी बहनों की तरह थी। मैं उससे कोई चीज अलग न रखती, हमेशा उसकी मदद करती। हाँ हाँ सायरा, तुम जरूर ले लेना। अभी तुम जाओ, सो जाओ। मैं तुम्हें ये सूट सुबह दे दूंगी। नहीं भाभी, मुझे ये अभी के अभी चाहिए। उसने जिद करते हुए कहा। अच्छा रुको, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। ये कहकर मैं अपने कमरे के अटैच बाथरूम में चली गई। मैंने उसे कपड़े चेंज करके दे तो दिए, मगर मुझे अजीब लग रहा था। मैं उसे धोकर साफ सुथरे करके देना चाहती थी। मैंने उसे अपने बाकी सूट भी दिखाए, मगर वो वही कपड़े लेना चाहती थी। मैंने उसे कपड़े दे दिए। वो मेरे कमरे से चली गई। उसके जाते ही मुझे ख्याल आया कि दुपट्टा तो वो यहीं छोड़ गई। वैसे तो ये कोई वक्त नहीं था किसी के कमरे में जाने का, लेकिन वो 2 मिनट पहले ही मेरे कमरे से निकली थी। मैं दुपट्टा लेकर राहदारी में आ गई। मैं अपनी नंद के कमरे में गई, मगर उसके कमरे का दरवाजा खुला था और वो यहाँ नहीं थी। ये देखकर मुझे हैरत हुई। मैंने जाकर अपनी सास के कमरे में देखा, मगर वो वहां भी नहीं थी। या खुदाया, ये सायरा कहाँ गई? मैंने सोचा। इतने में मेरी नजर बैरूनी दरवाजे पर पड़ी तो देखा सायरा वहां से अंदर आ रही थी। सायरा, तुम इस वक्त बाहर गई थी? मैंने हैरत से पूछा। नहीं भाभी, मैं तो बस दरवाजा बंद कर रही, उसे भगाते भगाते बाहर चली गई। सायरा ने कहा तो मैं सोच में पड़ गई। बहरहाल मैंने उसे दुपट्टा दिया और वापस अपने कमरे में आ गई। आज बशर को गए हुए 3 दिन हो गए थे। मैं उन्हें बहुत याद कर रही थी। उन्हीं की यादों में खोए खोए मुझे नींद आ गई। सुबह में उठी तो मेरा सर भारी हो रहा था। शादी में जाने की वजह से बहुत थकावट थी। मैंने उठकर सारे घर के काम सुलझाए और दिन के 11-12 बजे अपनी बहन को फोन करने बैठी ही थी कि सायरा मेरे कमरे में आ गई। भाभी, मुझे आपसे एक बात करनी है। सायरा ने थके थके अंदाज में बताया। बात को छोड़ो, ये तुम्हें क्या हुआ है? मैंने आगे बढ़कर सायरा को थाम लिया। उसकी आंखें लाल हो रही थीं, उससे सही से चला भी नहीं जा रहा था। लगता था जैसे वो बुखार में हो। मैंने उसके माथे पर हाथ लगाया तो वो बुखार में तप रही थी। भाभी, मेरी तबीयत को न जाने क्या हो गया है। सारा ने नकाहत भरी आवाज में कहा। अरे तुम्हें तो तेज बुखार भरी आवाज में कहा। अरे तुम्हें तो तेज बुखार है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। मैंने कहा, मगर सायरा अपने कमरे में जाना चाहती थी। मैं उसे उसके कमरे में छोड़कर चाय वगैरह देकर वापस आ गई। अपनी बहन से बातें करते करते दिन का वक्त हो गया। मैंने दोपहर का खाना बनाया, मगर सायरा खाने की मेज पर मौजूद नहीं थी। मैं उसे ढूंढती हुई उसके कमरे में पहुंची। उसके कमरे का दरवाजा बंद था। मैं परेशान हो गई। बहरहाल घर के बाकी काम भी देखना थे। मेरी सास भी सायरा को बुला बुलाकर थक गई। फिर शाम का खाना भी हमने अकेले खाया। सायरा कमरे से बाहर नहीं आई। मैं बशर की परेशानी में अलग मसरूफ थी, इसलिए मैंने सायरा से कुछ न कहा। अगले दिन बशर आ गए। मैंने खुशी खुशी उनका इस्तकबाल किया। तब मुझे सायरा का ख्याल आया। वो भी सायरा से मिलने गए थे, मगर सायरा ने दरवाजा नहीं खोला। कहने लगे, मुझे लगता नाराज हो गई है। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, वो 2 दिन से अपने ही कमरे में बंद है। हम में से भी किसी को नहीं बता रही कि क्या बात है। सायरा की वजह से अब हम घर वाले सभी परेशान थे। बड़ी मुश्किल से बशर और अम्मा जी ने सायरा के कमरे का दरवाजा खुलवाया। जब उसने दरवाजा खोला तो वो बरसों की बीमार नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर सर्दी छाई हुई थी और उसकी आंखों के नीचे गहरे स्याह हल्के थे। इससे पहले कि हम सायरा से कुछ कहते, वो घर की दहलीज पर गिरकर बेहोश हो गई। हम जल्दी से उसे होश में लाने की कोशिशें करने लगे। ठंडे पानी के छींटे उसके चेहरे पर मारे, मगर उसे होश नहीं आया। मैंने उसकी नब्ज चेक की जो बहुत कम हो रही थी। तब हमने डॉक्टर के पास जाने का सोचा। जल्दी से बशर गाड़ी ले आए। हमने सायरा को गाड़ी में डाला और अस्पताल पहुंच गए। वहां जाकर देखा तो सायरा को
इमरजेंसी वार्ड में दाखिल देखा तो सायरा को इमरजेंसी वार्ड में दाखिल करवा दिया गया। एकदम से ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई, हमें तो कोई समझ न थी। हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बताया कि सायरा की हालत नाजुक है, उसे 24 घंटे आईसीयू में रखा जाएगा, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। बशर और अम्मा जी मुझे कोसने लगे, बोले तूने ही उसे कुछ कहा होगा, वरना वो यूं खुद को कमरे में बंद न करती। मैं अम्मा जी और बशर की बात का क्या जवाब देती, मेरे पास कोई बात न थी। मैं तो सिर्फ अपनी नन से बहनों जैसी मोहब्बत करती थी। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने बताया कि सायरा की हालत अब बेहतर है, मगर हमें उसका ख्याल रखने की जरूरत होगी। उसे सख्त परेशानी में मुब्तला रखा गया है। इस बात पर बशर और मेरी सास मुझे घूरने लगे, हालांकि मैंने कुछ नहीं किया था। खैर हम लोग सायरा से मिलने उसके कमरे में गए। वो खाली खाली आंखों से खला में घूर रही थी, से कोई कुछ नहीं कह सकता था। डॉक्टर ने सिर्फ इतना बताया कि सायरा को सांस घुटने की वजह से अचानक दिल का दौरा पड़ते पड़ते बचा, वरना अगर देर हो जाती तो वो मौत के मुंह में जा सकती थी। सायरा के बारे में ये जानकर अम्मा जान को सख्त तशवीश हुई। सांस घुटना, ये बात समझ में नहीं आ रही थी। एक दिन में सायरा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टर ने हमें बुलाकर इस बात की तलकीन भी की कि हम सायरा को ताज़ा हवा में रखें। हम लोग सायरा को लेकर घर गए तो वो कुछ खोई खोई सी थी। ऐसा लगता था जैसे उसे कोई गहरी परेशानी है। मेरे लाख पूछने पर भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया। अलबत्ता वो बार बार अपने कमरे में जाने की जिद कर रही थी। मजबूर होकर हमने भी उसे उसके कमरे में जाकर रख दिया, मगर डॉक्टर ने कहा था कि सायरा को कोई परेशानी नहीं देनी। इसी वजह से हम भी परेशान थे, क्योंकि सायरा की बात न मानते भी उसके लिए अच्छा नहीं था। सायरा ने अपने कमरे में जाकर फिर से दरवाजा बंद कर लिया। काफी देर उसका दरवाजा बंद रहा। हमें दोबारा तशवीश होने लगी। उसका दरवाजा बजाया। उसने दरवाजा खोला तो उसकी सांसें फूली हुई थीं। वो फिर परेशान लग रही थी, और अब की बार भी वैसा ही हुआ। वो धड़ाम से जाकर जमीन पर गिर पड़ी और दोबारा बेहोश हो गई। अम्मा जी और बशर मुझे डांटने लगे। मजबूरन एक बार फिर सारा को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने वही बात कही कि तुम लोग शायद हमारी बात समझ नहीं पाते। इसे ताज़ा हवा में रखो। बार बार इसका दम घुटने की वजह से इसके साथ ये मसला पेश आता है। अब अगर यही गफलत बढ़ती गई तो सारा को दिल का दौरा पड़ सकता है और फेफड़ों का मसला भी हो सकता है। इस बात पर हम सब तशवीश में मुब्तला हो गए। कुछ समझ न आ रहा था कि क्या करें। तब मैंने बशर से बात की कि अब सायरा को अकेले कमरे में रहने नहीं देना चाहिए। अगर ये ऐसा ही करेगी तो इसकी सेहत को खतरा होगा। बशर बोले वो सब तो सही है, लेकिन अगर बगैर जाने हम इसे अलग कमरे में रखेंगे तो ये उलझ पड़ेगी। तुम्हें इसके बंद कमरे में झांक कर देखना होगा कि अकेले कमरे में ऐसी क्या बात है जो ये हमारे सामने बैठने से कतराती है। बशर की बात भी सही थी। मैंने सायरा के कमरे में खिड़की के पर्दे को खिसकाकर रख दिया, ताकि जब वो अकेले कमरे में हो मैं देख सकूं कि आखिर ऐसी क्या बात है जो सायरा हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती है और बाहर आकर बैठना नहीं चाहती। रात का खाना खाकर सायरा अपने कमरे में चली गई। उसने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने हस्बे मामूल खिड़की का पर्दा खिसका रखा था। इस बात का शायद सायरा को इल्म नहीं था। उसके कमरे में जाने के बाद मैंने दरवाजे के बाहर खड़े होकर अंदर झांकने की कोशिश की। सामने कमरे में नजर तो ये देखकर मैं हैरान हो गई कि सायरा ने अपने इर्द गिर्द बहुत सारी मोमबत्तियां जला रखी थीं और वो उनमें चुपचाप बैठी थी। सायरा ने अपने बाल खोल रखे थे। उसका हुलिया अजीब सा था। उसने सर पर चादर भी नहीं ओढ़ी थी और मोमबत्तियां उसके इर्द गिर्द जल रही थीं। अब मुझे सारी बात समझ में आ गई थी कि सायरा का दम मोमबत्तियां जलाने से घुटता है। मोमबत्ती से एक खास किस्म की गैस निकलती है, जिसकी वजह से इंसान को सांस की बीमारियां होती हैं, और अगर ज्यादा देर इंसान मोमबत्ती के सामने बैठा रहे तो उसकी सांस अटक सकती है। मैंने फौरन दरवाजा खटकाना शुरू कर दिया। अब की बार सारा ने जल्दी जल्दी अपने बाल समेटे, मोमबत्तियां बुझाकर एक दराज में डाली और दरवाजा खोलकर गुस्से से बोली, क्या बात है भाभी, दरवाजा क्यों बजा रही हो? मुझे और कोई बहाना नहीं सूझा। सायरा
मेरी जान, वो जरा मेरे कपड़े तो वापस कर दो, जो तुमने एक दो हफ्ते पहले लिए थे। मुझे कल जरूरी काम पर जाना है। वो कपड़े मुझे दिन के 12 बजे पहनने हैं। अगर तुम मुझे अभी दे दोगी तो मैं धोकर छत पर डाल दूंगी। सुबह सूख जाएंगे तो मैं फंक्शन में पहन कर जाऊंगी। मेरी बात पर सायरा का गुस्सा ठंडा हो गया। ओ हाँ भाभी, आपके वो कपड़े वो तो मैं भूल ही गई। आप ऐसा करें, मेरा कोई जोड़ा ले लें। मैं आपको वो अभी नहीं दे सकती। क्यों भाई, मुझे तो अभी चाहिए। मैंने जोर दिया। वो कपड़े तो ना दे रही थी, मगर मेरी नजर सामने हैंगर पर पड़ी। मेरे कपड़े सामने ही लटक रहे थे। अच्छा सायरा, बात सुनो। तुम कम से कम अपने कमरे का पर्दा हटा दो। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें ताज़ा हवा की जरूरत है। मैंने ये कहकर सायरा के कमरे का पर्दा उतारना चाहा। भाभी, ये क्या कर रही हैं? मैं बिना पर्दे के कैसे सोऊंगी? कोई बात नहीं सायरा, इस घर में और कौन गैर है? तुम्हारा भाई ही तो है और अम्मा जान है। तुम क्या करो? मैंने आगे बढ़कर पर्दा उतारना चाहा। सायरा मुझसे लड़ पड़ी। भाभी, आप अपने काम से काम रखें। मैं अब बिल्कुल सही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अब जाती हूँ, सुबह बात करेंगे। मैंने सायरा से जिद करना मुनासिब नहीं समझा। कमरे में आकर मैंने बशर को सारी बात बता दी। मैंने उन्हें बताया कि सायरा का सांस बार बार बंद होने की यही वजह है। मेरी बात पर वो भी हैरान हो गए। बोले, सायरा को ऐसा करने की क्या जरूरत है? लाजमन वो कोई तजर्बा कर रही होगी। तुम मेरी बहन को जानती तो हो। मगर मैं इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि सायरा ये सब बिला वजह कर रही है। खैर, मैं उस वक्त बाथरूम में चली गई। मैंने एक टब में सर्फ डाला और वो कपड़े जो सायरा को एक हफ्ता पहले दिए थे उसमें डालने ही लगी कि मेरी नजर अपनी कमीज के गले पर पड़ी। देखा तो वहां अंडे के छिलके लगे थे। मुझे सख्त हैरत हुई। मैंने कपड़े को पलट कर देखा। काफी काफी जगहों पर अंडे के छिलके और अजीब सी बदबू वाला महलूल लगा हुआ था। मुझे बहुत गुस्सा आया। सारा ने मेरे कपड़ों का ये क्या हशर किया? मैं सोचने लगी। सारे कपड़े गंदे कर दिए। अजीब सी बदबू आ रही थी। मैंने कपड़े जल्दी से सर्फ में भिगो दिए और मजीद पानी डालकर उन्हें खंगालने की कोशिश की। ये देखकर मुझे सख्त हैरत हुई कि मेरे कपड़ों में जगह जगह अंडों के छिलके लगे थे, जबकि कपड़ों में काफी सारा रंग भी डाला गया था। कपड़े टब में डालकर मैं बाहर आई तो बशर मेरा इंतजार कर रहे थे। वो भी परेशान थे। मैंने उन्हें ये बात बताकर मजीद परेशान नहीं किया, मगर मैं जानती थी कि मुझे क्या करना है। मैं रात भर यही सोचती रही कि सायरा के लिए ऐसा क्या करूं कि उसे मुझ पर एतबार आ जाए। वो अपनी हर बात मुझसे कहे और मैं उसे इस मुसीबत से बचा लूं जो न जाने उसने अपने दिमाग में कब से पाल रखी है। यही सोचते सोचते रात के 3 बज गए। मैं काफी देर ही मुझे तकरीबन फजर के करीब नींद आने लगी। तब मैंने उठकर फजर की नमाज पढ़ी और फिर सो गई। अब तो मैंने सुबह लेट ही उठना था, मैं जानती थी, क्योंकि रात को काफी देर से नींद आई थी। मगर सुबह के तकरीबन 7-8 बजे मैंने अपने घर में सख्त शोर की आवाज सुनी। मेरी सास रो रही थी, जबकि मेरे शौहर भी ऊंची आवाज में बातें कर रहे थे। मैं फौरन गड़बड़ा कर उठी। बाहर गई तो देखा घर में हमारे कुछ रिश्तेदार भी मौजूद थे, जबकि अम्मा जी का रो रो कर बुरा हाल था। अम्मा, क्या हुआ है? मैं जल्दी से अपनी सास के पास पहुंची तो देखा सामने मेरी नंद सायरा चारपाई पर बेसुध पड़ी थी। उसके मुंह से खून आ रहा था और बाल बिखरे हुए थे। अम्मा जी, इसे क्या हुआ है? मैंने आगे बढ़कर अपनी नंद का सर गोद में ले लिया। बशीर ने मुझे जल्दी जल्दी सायरा को संभालने का कहा और खुद गाड़ी लेने चले गए। सायरा को खून की उल्टियां आ रही थीं। बशीर जल्दी से गाड़ी ले आए। हम सायरा को हॉस्पिटल लेकर गए। हम तो उसे दवाएं भी वक्त पर देते थे, मगर खुदा जाने फिर कहाँ गफलत हो गई। सारा को अस्पताल पहुंचाया गया, मगर हॉस्पिटल वालों ने उसे आईसीयू में दाखिल कर लिया। सायरा की हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टर्स ने हमें बताया कि सायरा जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, और सबसे मुश्किल बात यह थी कि उसकी बीमारी की समझ न आ रही थी। डॉक्टर्स भी सुबह शाम टेस्ट कर करके थक गए थे, मगर बीमारी का इशारा नहीं मिल रहा था। अगली सुबह 4 बजे हमें ये खबर मिली कि सायरा इस दुनिया से जा चुकी है। अम्मा जी का तो रो रो कर बुरा हाल था। वो भी मुझे ही मनहूस कह रही थी। कहती, तू मेरी बेटी को खा गई है, न जाने तूने क्या किया
कि मेरी बेटी हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। मैं उनका दुख समझ सकती थी, इसीलिए खामोश रही। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि एक जाती थी, इसीलिए खामोश रही। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि एक जवान लड़की एक हफ्ते के अंदर बीमार रहकर जिंदगी की बाजी भी हार सकती है। सायरा को इस दुनिया से गए हुए 40 दिन गुजर चुके थे। मैं सायरा के कमरे में गई। मैंने उसके कपड़े सदका कर दिए। अब सायरा का कमरा तकरीबन खाली रह गया था। सिर्फ उसकी एक अलमारी थी जो उसके बेड के पास रखी थी। अलमारी पर हर वक्त एक मोटा सा ताला रहता था। सायरा के जाने के बाद अगरचे उसकी चीजों को अमानत रखना चाहिए था, लेकिन उसके बेड के पास पड़ी कुछ चीजों ने मुझे इस ताले को तोड़ने पर मजबूर कर दिया। मैं देखना चाहती थी कि उसकी अलमारी में ऐसा क्या रखा था, और इन दिनों जब वो बीमार हुई उसकी क्या सरगर्मियां थीं। मैंने ताला खोलने की कोशिश की, मगर वो अलमारी के अंदर बना हुआ था, इसलिए खोल नहीं पाई। मिस्त्री को बुलवाकर बड़ी मुश्किल से वो ताला तोड़वाया गया। उसके अंदर से किताबों और मैं एक एक करके वो किताबें देखने लगी तो मेरे होश ही उड़ गए। वो किताबें हकीमी नुस्खों से भरी पड़ी थीं। दरअसल मेरी नंद बचपन से ही लंगड़ी पैदा हुई थी। उसकी एक टांग में नुक्स था, चलते हुए वो लंगड़ा कर चलती। इस बीमारी को खत्म करने की हमने बहुत कोशिश की, मगर डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। खुदा जाने कब सायरा हकीमों के चक्करों में पड़ गई। पहले तो उसने नुस्खे और अमल वगैरह शुरू किए, और फिर ऐसी ऐसी चीजें करने लगी जिनका हकीकी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं था। मैंने सायरा की डायरी वगैरह पढ़ी तो मुझे अंदाजा हुआ कि वो अपने लंगपन की बीमारी किसी सेहतमंद इंसान में मुंतकिल करना चाहती थी। उसे कोई और शिकार नजर नहीं आया तो उसने मुझे ही निशाना बनाना चाहा। खुदा की करनी कि सायरा ने मुझसे कपड़े भी इसी मकसद के लिए लिए थे, मगर उसका अमल तो काम नहीं कर सका। अलबत्ता मोमबत्तियों और दीगर चीजों के इस्तेमाल की वजह से उसे सांस की तकलीफ हो गई। सायरा को बर वक्त इस बात की समझ नहीं आ सकी, क्योंकि वो इन चीजों को सिर्फ और सिर्फ जादू का असर समझती रही। जब उसे दिल का दौरा पड़ा तो वो भी दम घुटने की वजह से हुआ, मगर चूंकि हमारे वहमो गुमान में भी न था कि सायरा अपने कमरे में बैठकर क्या करती है, हम इस बात से बेखबर रहे। अब हाल ये था कि सायरा को कुछ कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि अम्मा जी यानी कि मेरी सास उसकी बेजा हिमायत करती, और फिर खुद सायरा किसी की बात न सुनती। अपनी मरहूम नंद के बारे में ये सब जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। काश वो एक बार भी मुझसे कह देती तो मैं उसके लिए दुआ करवाती, कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करती कि मेडिकल की दुनिया में हर चीज का इलाज मौजूद है। मगर उसने गलत रास्ता अपनाया और अपनी बीमारी मुझ में मुंतकिल करने की कोशिश की। खुदा ऐसे लोगों को हिदायत दे, और हिदायत के साथ साथ सब्र भी दे कि वो बजाय इसके कि वो इन कमियों को हल करने के लिए किसी आसान रास्ते को तलाश करें। आप सबसे दरखास्त है कि मेरी मरहूम नंद की मगफिरत के लिए दुआ करें। मैं उसे दिल से माफ कर चुकी हूँ, चाहती हूँ कि खुदा ताला भी उसे माफ कर दे।